अध्याय 4 मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार, मनुष्य को समुचित व्यवस्था प्राप्त होने पर उसके दैविक गुणों का विकास संभव है। अधिकार मनुष्य को वैसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं। अधिकार मनुष्यों के वे दावे हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए परमावश्यक हैं तथा जिन्हें समाज अथवा राज्य मान्यता प्रदान करते हैं। संविधान में सामान्यतया सम्मिलित तथा राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं ने ये संकेत दिए थे कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। यथार्थ में भावी संवैधानिक व्यवस्था से संबद्ध विभिन्न सुझावों में उन अधिकारों का उल्लेख पाया जाता है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए। 1925 की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, 1928 की नेहरू कमेटी रिपोर्ट, 1932-33 में भारतीय संवैधानिक सुधारों से संबद्ध संयुक्त समिति के सम्मुख नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्मरण पत्र, सप्राव कमेटी के सम्मुख है। वेंकटरमगया का मेमोरेंडम तथा स्वयं सप्राव कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में इन विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। ये अधिकार 6 प्रकार के हैं। इनकी व्याख्या इस प्रकार है। समता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इस अधिकार से संबद्ध 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा भारतीय भूक्षेत्र के सभी व्यक्तियों को विधि द्वारा समान संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान में से किसी के भी आधार पर नागरिकों में विभेद करने की मनाही करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने से संबद्ध है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के लोप से संबद्ध है। समता संबंधी उपर्युक्त अधिकारों के होते हुए भी राज्य को यह अधिकार है कि वह महिलाओं, बालकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितार्थ विशेष व्यवस्था कर सकता है। इसी प्रकार राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए निवास संबंधी योग्यता भी निर्धारित की जा सकती है। इस मौलिक अधिकार का उद्देश्य देश में विधि का शासन स्थापित करना है। इसका प्रयोजन विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समान समझना है। किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर न तो विशेष अधिकार मिलने चाहिए तथा न किसी प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। इसका लक्ष्य समाज में प्रचलित सामंती असमानता को समाप्त करना है। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इस अधिकार से संबद्ध 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है। 1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2. शांतिपूर्वक तथा निरायुध सभा की स्वतंत्रता। 3. समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4. भारत के समूचे राज्य क्षेत्र में सर्वत्र बात संचरण की स्वतंत्रता। 5. भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अथवा बस जाने की स्वतंत्रता तथा 6. किसी भी प्रकार की वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के सुचारुतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना है। राज्य को इन सब स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। उदाहरणार्थ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शांतिपूर्ण तथा निःशस्त्र सभा करने के अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र बात संचरण करने अथवा भारत के राज्य के क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रकार, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर जनसाधारण के हितों में युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं तथा राज्य को ये भी अधिकार है कि वह किसी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक तकनीकी योग्यताएं निर्धारित कर सके। अब यदि हम इन प्रतिबंधों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि ये प्रतिबंध परमावश्यक है। इन प्रतिबंधों के अभाव में समाज में अराजकता फैल जाएगी।
इस विषय में केवल एक ही आशंका थी कि कहीं राज्य इनका दुरुपयोग न करे। इस आशंका के निवारण के लिए संविधान में प्रतिबंधों से पूर्व युक्तियुक्त विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिबंध युक्तियुक्त ही होने चाहिए और युक्तियुक्तता के निर्णय का अधिकार शासन को नहीं वरन न्यायपालिका को है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन न किया हो। उसे उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा जितने की व्यवस्था अपराध किए जाने के समय प्रचलित विधि के अनुसार तो किसी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और न थी। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार नहीं उसे दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण या वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो यथाशीघ्र उसे उन कारणों से परिचित कराया जाना चाहिए जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। उसे अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसमें यह भी व्यवस्था है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए। इसमें केवल एक अपवाद है। यदि कोई व्यक्ति किसी निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के सम्मुख पेश करना आवश्यक नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी जो किसी निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है पूर्णतः असहाय नहीं है। उसका मामला एक परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख 3 महीनों के भीतर रखना आवश्यक है। ऐसे परामर्शदात्री बोर्ड में वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जाने के योग्य हों। गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीनों से अधिक अवधि तक तभी रखा जा सकता है जब परामर्शदात्री बोर्ड इसकी अनुमति दे दे। स्वतंत्रता संबंधी उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इन स्वतंत्रताओं का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 इस अधिकार से संबद्ध 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक काम लेने से मुक्ति दिलाता है। यह मानव के क्रय विक्रय का भी निषेध करता है किंतु राज्य लोकहित की दृष्टि से अनिवार्य सेवा ले सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 इस अधिकार से संबद्ध 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। किंतु राज्य को यह अधिकार है कि वह धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन कर सकता है। राज्य को यह भी अधिकार है कि वह सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कर सकता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य साधारणतया धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता किंतु लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य अथवा किसी लौकिक क्रिया से संबद्ध क्रियाकलापों को विनियमित कर सकता है। तारांकन अनुच्छेद 26 व्यवस्था करता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी जमा राशि से किसी विशिष्ट धर्म का पोषण किया जाता हो। अनुच्छेद 28 व्यवस्था करता है कि 1. राज्य निधि से पुनर्तः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा 2. राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में शिक्षा ग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने को बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य इस देश में एक पंथ निरपेक्ष राज्य व्यवस्था स्थापित करना है। किंतु पंथ निरपेक्षता की हमारी धारणा विश्व में प्रचलित अन्य देशों की धारणाओं से भिन्न है। भारत में न तो राज्य धार्मिक है और न धर्म विरुद्ध। ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेपवादी भी नहीं है। ये पंथ निरपेक्ष राज्य है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 इस अधिकार से संबद्ध 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 29 व्यवस्था करता है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को जिसकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद ये भी व्यवस्था करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म,
प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। यदि राज्य किसी ऐसी शिक्षण संस्था की संपत्ति का आधिपत्य ग्रहण करता है जिसकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा हुई हो या जिसकी प्रबंध व्यवस्था कोई अल्पसंख्यक वर्ग करता है, जो उसे इतने मुआवजे की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकार समाप्त तथा सीमित न हो जाएं। जब राज्य किसी शिक्षण संस्था को अनुदान देता है तो वह इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका स्वामित्व अथवा प्रबंध व्यवस्था किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश, आदेश या लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से निम्नलिखित लेखों का उल्लेख करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। जब कभी किसी व्यक्ति को विधि की अनुमति के बिना बंदी बनाकर रखा जाता है तो जिसने उस व्यक्ति को बंदी बना रखा है उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय यह आदेश जारी करता है कि वह बंदी को न्यायालय के सम्मुख प्रत्यक्ष प्रस्तुत करे तथा उन कारणों को बताए जिनके आधार पर उसको बंदी बनाया गया है। यदि न्यायालय जांच करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचता है कि उस बंदी को विधि विरुद्ध बंद किया गया है तो वह उसे मुक्त करने का आदेश देता है। परमादेश मैंडेमस। जब कभी कोई शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश देता है। इसी प्रकार जब वह कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तब भी न्यायालय उसे उस कार्य को करने पर रोक लगा सकता है। उत्प्रेषण सर्वश्रेय। इसमें उच्चतम न्यायालय किसी कनिष्ठ न्याय अधिकरण या अधिकारी को यह आदेश दे सकता है जो प्रकरण उसके विचाराधीन है उससे संबंधित कार्यवाही के कागजात उच्चतम न्यायालय को भेजे। न्यायालय उन कागजातों की जांच पड़ताल करता है और यदि आवश्यक हो तो उस प्रकरण को समाप्त कर देता है। निषेध प्रोहिबिशन। जब कोई न्यायालय अथवा अधिकरण किसी प्रकरण पर विचार कर रहा हो तो इस लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह उस प्रकरण पर विचार रोक दे। अधिकार प्रच्छा क्वो वारंटो। जब कभी कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है तो न्यायालय उससे पूछता है कि वह किस विधि के अनुसार उस पद को धारण किए हुए है। यदि न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता है कि वह व्यक्ति अनाधिकार रूप में उस पद पर आसीन है तो न्यायालय उसे पद छोड़ने का आदेश दे सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को भी ये सारे लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण लेता है तो वह उच्चतम न्यायालय में सीधे नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में वह उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में ही उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा बिना उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित किए किसी भी अन्य न्यायालय को अधिकृत कर सके कि वह उच्चतम न्यायालय के किसी एक अथवा सभी अधिकारों का उपभोग अपनी स्थानीय सीमा क्षेत्र के भीतर कर सकता है। मौलिक अधिकारों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू। मौलिक अधिकारों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैं। मौलिक अधिकारों के दो वर्ग हैं। कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं जबकि कुछ अधिकार नागरिकों तथा नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं जबकि अन्य अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिकों तथा अनागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 के अनुसार इस अध्याय में वर्णित राज्य का अर्थ है संघ और राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं के विधायिका और कार्यपालिका के अंगों तक ही सीमित हैं। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकार न तो न्यायपालिका के और न ही अशासकीय संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त हैं। संसद को विधि द्वारा यह निर्धारित करने का अधिकार है कि सैन्य बलों तथा खुफिया विभागों में ये अधिकार किस सीमा तक प्राप्त होंगे। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण किंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का क्रियान्वयन निलंबित रहता है।
उपर्युक्त आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा के उपरांत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत एक दूसरा आदेश जारी कर अन्य मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को भी स्थगित कर सकता है। इसका केवल एक अपवाद है, वह संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संबंधी संरक्षण के क्रियान्वयन को स्थगित नहीं कर सकता। अगर जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित हो वहां शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो राज्याधिकारी कार्य करते हैं, संसद उनकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था विधि द्वारा कर सकती है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की एक श्रेणी संपत्ति के अधिकार का प्रावधान भी था, किंतु संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसका लोप कर दिया गया। इस अधिकार के कारण तत्कालीन शासकों के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। चूंकि यह अधिकार तत्कालीन सरकार के सामाजिक आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में बाधक बन रहा था, तब उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर केवल एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 13 में व्यवस्था है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो किसी मौलिक अधिकार को छीनती हो या उसमें कमी करती हो। इस संबंध में एक विवाद यह उठा कि जिस विधि द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, क्या अनुच्छेद 13 की व्यवस्था उस पर भी लागू होगी। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह उठा कि यदि किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसी मौलिक अधिकार को छीना जाता है या उसमें कमी की जाती है, तो क्या ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम भी अवैध होगा। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि अनुच्छेद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होगी, किंतु कालांतर में उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया और उसने कहा किसी संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध संविधान संशोधन अधिनियम पर भी लागू होगा। इसके कारण देश में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद का अंत करने के लिए संसद ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में ये स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रतिबंध संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होगा। इस 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारती के प्रकरण में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम की वैधता को स्वीकार कर लिया, किंतु साथ में ये शर्त भी लगा दी कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध हो। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट नहीं किया कि संविधान की मूल संरचना से उसका क्या अभिप्राय है। यद्यपि संविधान की मूल संरचना के जिन दृष्टांतों का उल्लेख उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में किया गया वे निम्नानुसार हैं। 1. संविधान की सर्वोच्चता। 2. राज्य का गणतांत्रिक और शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप। 3. संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति। 4. विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण एवं 5. संविधान की संघीय प्रकृति। ध्यान देने योग्य बात यह है कि न्यायालय ही हर प्रकरण में यह निश्चित करेंगे कि कोई विधि संविधान की मूल संरचना के अनुरूप है अथवा नहीं। मौलिक कर्तव्य। आधुनिक काल में विश्व के संविधानों में साधारणतया कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं होती। बहुत कम संविधान ऐसे हैं जिनमें ऐसा प्रावधान होता है। प्राचीन काल की स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। उन दिनों अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल दिया जाता था। उस समय मान्यता यह थी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तब अधिकार स्वतः सुरक्षित रहेंगे। 1976 में भारतीय संसद की यह धारणा बनी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची का प्रावधान होना चाहिए। तदनुकूल 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा एक नया भाग 4 तथा एक नया अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान में जोड़े गए। नए भाग का शीर्षक मौलिक कर्तव्य रखा गया तथा इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये 10 कर्तव्य हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक कॉम्पोसाइट संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील,
नदी और वन्य जीव है उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अपेक्षाएं। यदि हम उपर्युक्त कर्तव्यों का विश्लेषण करें तो इनमें अंतर्निहित अपेक्षाओं का पता चलता है। ये अपेक्षाएं हैं: संविधान का पालन। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। इसका अर्थ ये हुआ कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार आचरण करे। उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसका निषेध संविधान करता हो। संविधान द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निषेध इस प्रकार हैं: अस्पृश्यता का पालन निषिद्ध है। अनुच्छेद 17 मानव का क्रय विक्रय करना मना है। अनुच्छेद 23 श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का पालन एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग। अनुच्छेद 39 निषिद्ध है तथा गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं का वध वर्जित है। अनुच्छेद 48 1 संविधान के आदर्शों का सम्मान। संविधान के आदर्शों का उल्लेख इसकी प्रस्तावना में किया गया है। ये आदर्श हैं: देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले भ्रातृत्व का विकास। संविधान की संस्थाओं का सम्मान। संविधान की प्रमुख संस्थाएं हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघीय एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय इत्यादि। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान के संबंध में सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इन नियमों का पालन करे। उदाहरणार्थ, एक नियम यह है कि जब राष्ट्रध्वज फहराया जाए या राष्ट्रगान गाया जाए तब प्रत्येक नागरिक को सावधानी की मुद्रा में स्थिर रहना चाहिए। उसे न तो हिलना डुलना चाहिए न बातचीत करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्चादर्शों को हृदय में संजोना तथा उनका पालन करना। स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं ने कुछ उच्च आदर्श स्थापित किए। इन आदर्शों का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। कुछ महत्वपूर्ण उच्चादर्श हैं: अस्पृश्यता का निवारण, उत्पीड़न से महिलाओं की मुक्ति, राष्ट्रीय एकता, अनेकता में एकता, उपनिवेशवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध, प्रजातिवाद का विरोध, लोकतंत्र तथा पंथ निरपेक्षता आदि के मूल्यों का परिपालन। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता जैसे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे। धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति, लिंग तथा जन्मस्थान आदि को गौण माना जाए। उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़े। देश की प्रतिरक्षा। जब कभी देश युद्धरत हो जाए अथवा देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सेवा के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग। युगों से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति गौण एवं हेय रही है। बाल एवं भ्रूण हत्या, दहेज और सती प्रथा कुछ ऐसी कुप्रथाएं थीं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध थीं। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह ऐसी कुप्रथाओं का परित्याग करे। यद्यपि हमारे यहाँ प्रजाति, धर्म, रीति रिवाज पर आधारित सांस्कृतिक भिन्नता है तथापि सभी संस्कृतियों में एक मौलिक एकता भी विद्यमान है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनमानस सामंजस्यवादी है। यही कारण है कि समाज के एक वर्ग की संस्कृति दूसरे वर्ग की संस्कृति को काफी हद तक प्रभावित करती है। हमें इस परंपरा का परिरक्षण करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सामाजिक संस्कृति के विकास में सहयोग दे। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन। नैसर्गिक साधनों की दृष्टि से भारत एक धनाढ्य देश रहा है, किंतु जनसंख्या के दबाव तथा मनुष्यों की लोभ प्रवृत्ति के कारण इन साधनों का इतना असंतुलित दोहन किया गया कि यह एक अत्यंत जटिल समस्या बन गई। इस विषय में बहुमुखी एवं योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता है। अतः वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों का रक्षण और संवर्धन आवश्यक है तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का विकास किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन की उत्सुकता तथा सुधार की भावना का विकास। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अंधविश्वासों और अपशकुनों में भी आस्था रखते हैं। ऐसी धारणा में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है।
हमें विवेकशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा हमें जिज्ञासु वृत्ति से समाज को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमारा स्वभाव तर्कसंगत होना चाहिए, जिससे कारण कार्य में विवेकयुक्त संबंध स्थापित हो सके। मानवता का विकास, हमें वैज्ञानिक तथा विवेकशील दृष्टिकोण ग्रहण करते समय मानवीय गुणों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से विरत रहना। शासन की किसी विशिष्ट नीति के प्रति विरोध प्रकट करने हेतु कभी कभी लोग सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने में संकोच नहीं करते। सर्वसाधारण जनता को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह संपत्ति उन लोगों की नहीं है जो शासन में सत्तारूढ़ हैं। ये लोगों की अपनी संपत्ति है जिसे वे नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार हिंसा भी विरोध प्रदर्शन का एक माध्यम बन गया है। इस मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है। उत्कर्ष की सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति, हमारा राष्ट्र विश्व के विकसित देशों के शिखर पर उस समय तक नहीं पहुंच सकता जब तक प्रत्येक नागरिक वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से जीवन में सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत न हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से यह पूछना चाहिए कि उसने अपने विशिष्ट क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किया। उपयोगिता, यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान का अभिन्न अंग बनाने से क्या लाभ है। प्रथम दृष्टया जब तक इनका उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए विधियां नहीं बनाई जाती तब तक इनके उल्लेख मात्र से कोई लाभ नहीं हो सकता। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की भांति इनका उपयोग भी संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। न्यायपालिका ने जिस प्रकार राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की व्याख्या करते समय दो विरोधी सिद्धांतों के बीच अनुरूपता स्थापित करने के सिद्धांत का अवलंबन किया, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करते समय भी वह उसी सिद्धांत का अनुपालन कर सकती है। विधायिका विधि निर्माण करते समय इनके कार्यान्वयन को आधार बना सकती है। कार्यों का औचित्य सिद्ध करने के लिए इन कर्तव्यों का सहारा ले सकती है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, भारतीय संविधान की एक अनुपम विशेषता इसके चौथे भाग में दी गई है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से संबद्ध है। भारतीय संविधान विश्व के उन कुछ गिने चुने संविधानों में से एक है जिनमें इस प्रकार की व्यवस्था संविधान के एक अंग के रूप में दी गई है। जिन अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था विद्यमान है उनमें प्रमुख हैं ऑस्ट्रिया, स्पेन, ब्राजील, फ्रांस, इटली, वर्मा तथा पश्चिमी जर्मनी। किंतु भारतीय संविधान में निर्माताओं को इन नीति निदेशक तत्वों को संविधान में सम्मिलित करने की प्रेरणा आयरलैंड से प्राप्त हुई। संविधान निर्माताओं द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था को संविधान में रखने का प्रयोजन था कि वे सरकारों के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित करना चाहते थे। अपनी नीतियां निर्धारित करते समय सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे नीति निर्धारण के समय इन निदेशक तत्वों को ध्यान में रखें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं ने स्वतंत्र नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ वायदे किए थे। उन मौलिक अधिकारों में केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकार ही नहीं थे, वरन उनमें सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का भी उल्लेख था। किंतु जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे नेताओं को ऐसा लगा कि वे कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों, जिनका वायदा उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया था, तत्काल देना संभव नहीं होगा। किंतु साथ ही वे अपने वायदों से मुकरना भी नहीं चाहते थे। वे इसका कोई समुचित समाधान चाहते थे। ये कार्य उन्होंने संविधान सभा की एक उपसमिति को सौंपा। उपसमिति ने सुझाव दिया कि मौलिक अधिकारों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। कुछ अधिकार तत्काल दिए जा सकते हैं तथा कुछ अधिकार भविष्य में उस समय दिए जा सकते हैं जब देश उन्हें देने में समर्थ हो। संविधान के दो भागों के उद्गम की यही कहानी है। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से संबद्ध है, जबकि चौथे भाग में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में मुख्य अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन न्यायालयों की सहायता से किया जा सकता है, जबकि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के लिए ये साधन सुलभ नहीं है। इन दोनों के बीच एक दूसरा अंतर यह है कि मौलिक अधिकार राज्य को कुछ कार्यों से विरत रहने के आदेश देते हैं, जबकि राज्य की नीति के निदेशक तत्व राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य करने की सलाह देते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रधानतया नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का समावेश किया गया है, जबकि नीति निदेशक तत्वों में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का प्राधान्य है। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय की सहायता सुलभ नहीं है, अतः कुछ आलोचक इन्हें पवित्र विचार अथवा नूतन वर्ष पर किए गए संकल्प मात्र मानते हैं। ये विचार राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की वैधानिक उपयोगिता के संबंध में आलोचकों की अज्ञानता ही प्रदर्शित करते हैं।
यद्यपि ये तत्व न्यायालयों द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जा सकते, तथापि ये शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं तथा शासन की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को इनकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। यथार्थ में न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बीच अनुरूपता के सिद्धांत का अवलंबन किया है। इतना ही नहीं, न्यायपालिका ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते समय इन निदेशक तत्वों का सहारा भी लिया है। मिनवा मिल्स प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान अपने भाग 3 और 4 के संतुलन पर दृढ़तापूर्वक आधारित है। इसमें किसी एक को प्रधानता देने का अर्थ संविधान की समरसता में विघ्न डालना है। मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बीच जो समरसता एवं संतुलन है, वह संविधान की मूल संरचना का एक परमावश्यक तत्व है। इसी प्रकार कार्यपालिका ने भी अपने कार्यों के औचित्य के लिए इनका अर्थात राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का सहारा लिया। उदाहरणार्थ, चंपाकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में मद्रास सरकार ने अपने सांप्रदायिक आदेश के औचित्य को सिद्ध करने के लिए समाज के दुर्बल वर्गों के हितों से संबद्ध संविधान के अनुच्छेद 46 में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का सहारा लिया। संसद ने भी अपने विधायी कार्यों के निष्पादन में निदेशक तत्वों का भरपूर सहारा लिया है। उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 तथा संविधान के चतुर्थ संशोधन अधिनियम 1955 के औचित्य के संदर्भ में क्रमशः शंकरी प्रसाद तथा गोलकनाथ मुकदमों में न्यायालय के सम्मुख ये कहा कि ये दोनों अधिनियम राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। अब यदि हम इन विभिन्न निदेशक तत्वों पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति से संबद्ध हैं। राजनीतिक नीतियों से संबद्ध निदेशक तत्व। राजनीतिक नीतियों से संबद्ध निदेशक तत्वों के अनुसार 1. राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 2. भारत के समूचे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास। 3. राज्य की लोक सेवाओं, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। 4. राज्य का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता आर्बिट्रेशन द्वारा निपटाए जाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीतिक निदेशक तत्वों का अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, समस्त नागरिक बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक समान व्यवहार संहिता से शासित हो, जहां पर शक्तियों के पृथक्करण द्वारा न्याय सुरक्षित हो तथा जहां राष्ट्रों के बीच संबंध अंतर्राष्ट्रीय विधि और सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित हो। सामाजिक नीतियों से संबद्ध निदेशक तत्व। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। इस निदेशक तत्व का अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय जीवन में समान सहभागी बनाना है। आर्थिक नीतियों से संबद्ध निदेशक तत्व। राज्य अपनी नीतियां इस प्रकार निर्धारित करे कि 1. समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटे जिससे कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से संपादित हो। 2. आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे कि धन तथा उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी केंद्रीकरण न हो। 3. पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। 4. पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान काम करने पर समान वेतन प्राप्त हो। 5. पुरुष और स्त्री श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हो और जहां कार्य करने से उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता हो। 6. राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, अंडरटेकिंग्स, स्थापनों, एस्टैब्लिशमेंट्स या अन्य संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधि या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। 7. बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बच्चों तथा युवकों की शोषण तथा नैतिक और भौतिक परित्याग अबैंडनमेंट की रक्षा की जाए। 8. राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने,
शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनाव की दशाओं में लोगों की सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने की प्रभावी व्यवस्था करेगा। 9. राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा। 10. राज्य उपयुक्त विधि या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी श्रमिकों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। 11. राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतया गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। 12. राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि वैधानिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशेषतया ये सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधि या योजना द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क वैधानिक सहायता की व्यवस्था करेगा। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आर्थिक निदेशक तत्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण न हो, समूची आर्थिक व्यवस्था सामूहिक हित पर आधारित हो, जहां सब लोगों को काम पाने का, प्रबंध व्यवस्था में भागीदारी का, जीविका के पर्याप्त साधनों की प्राप्ति, निर्वाह मजदूरी पाने का, समान काम करने पर समान वेतन प्राप्त करने का, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह भाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता प्राप्त करने, शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त करने का, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाओं का, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का तथा निःशुल्क वैधानिक सहायता प्राप्त कराने का तथा कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने के उपयुक्त अवसर प्राप्त हों। शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित निदेशक तत्व। इस वर्ग में 2 तत्व हैं। एक निदेशक तत्व व्यवस्था करता है कि राज्य इस संविधान के आरंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। दूसरा निदेशक तत्व व्यवस्था करता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति, लुंठन, लूटपाट करना, विरूपण, विकृत करना, विनाश, अपसारण, विस्थापित करना, व्ययन, विक्रय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि ये निदेशक तत्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करते हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षा बच्चों को निःशुल्क मिले तथा प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण हो, अर्थात इन्हें लूटपाट, विकृत करने, स्थापित करने, उनका विक्रय करने अथवा निर्यात करने से बचाया जाए। स्वास्थ्य नीति से संबंधित निदेशक तत्व। इस वर्ग में 2 निदेशक तत्व हैं। प्रथम तत्व यह व्यवस्था करता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और विशेषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। दूसरा निदेशक तत्व व्यवस्था करता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ये निदेशक तत्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करते हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक को पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों और जो मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग से परहेज कर तथा वनों और वन्य जीवों को सुरक्षित रख, पर्यावरण को परिरक्षित कर अपने को स्वस्थ रखें और इस प्रकार अपने जीवन स्तर को उन्नत करें। संक्षेप में, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का लक्ष्य एक नई समाज व्यवस्था स्थापित करना है। इस समाज व्यवस्था को भिन्न भिन्न नामों से पुकार सकते हैं। कुछ लोग इसे समाजवादी तो कुछ लोग इसे उदारवादी नाम से संबोधित कर सकते हैं। कुछ को इसमें गांधीवाद की झलक दिखाई पड़ सकती है, तो कुछ को इसमें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में लोकतंत्र का विस्तार दृष्टिगोचर हो सकता है। इन निदेशक तत्वों की विषय वस्तु का परीक्षण करने से पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता उदारवादियों के लोकतंत्र तथा फेबियन चिंतकों के समता संबंधी विचारों का समन्वय कर एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग अपनाना चाहते थे। वे इस नवीन समाज व्यवस्था की स्थापना लोकतांत्रिक साधनों से करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने राज्य के लिए वह अनिवार्य बना दिया कि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक उपायों का अवलंबन करे। हमारे संविधान निर्माता उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद इन 3 विचारधाराओं से प्रभावित थे और इन तीनों का सर्वोत्तम संगम करना चाहते थे। ऐसी समाज व्यवस्था का सर्वोत्तम और विवाद विहीन शीर्षक
न्यायोचित समाज व्यवस्था ही हो सकता है।